राम राम सभी को। माई सेल्फ नवीन कुमार और आज हम जो बात करने वाले हैं एक कंपनी है जिसका नाम है इंडियन इमल्सिफायर। इस कंपनी का आईपीओ आने वाला है, तो इसके बारे में चर्चा करेंगे कि कंपनी फ्यूचर में किस तरीके से चल सकती है और आईपीओ में लगाना अपने को किस तरीके से बेनिफिशियल हो सकता है। जो कुछ अच्छी चीज़ें और कुछ बुरी चीज़ों की कंपनी के बारे में डिस्कस करके हम एक फाइनल डिसीजन पर पहुंचने की कोशिश करेंगे। इस एनालिसिस की वजह से ये रिकमेंडेशन नहीं होने वाली है, किसी भी तरीके से सिर्फ एनालिसिस रहेगी। आप अपने हिसाब से डिसीजन बना सकते हैं आफ्टर द वीडियो अपनी खुद के एनालिसिस के हिसाब से। अब यहाँ पे सबसे पहले हम आईपीओ की बेसिक डिटेल्स को जान लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो कंपनी का जो आईपीओ 13 मई से 16 मई के बीच में कंपनी का आईपीओ खुलने वाला है। 132 का कंपनी ने प्राइस सेट किया, कट ऑफ प्राइस, और यहाँ पे आपको 1,32,000 रुपये की जरूरत पड़ने वाली है। अब यहाँ पे 42 करोड़ रुपये जो है कंपनी के जो मालिक लोग हैं वो कंपनी जो है पैसे उठा रही है यहाँ पर 42 करोड़ रुपीज़, और जो पूरी वैल्यू कंपनी की लगाई जा रही है वो लगभग 161 करोड़ रुपीज़ के आसपास में लगाई जा रही है। 161 करोड़ वैल्यू लगाई जा रही है, राइट। नेक्स्ट अगर आप लोग देख लेते हैं कि कंपनी के जो मालिक लोग हैं उनके आईपीओ से पहले 65% शेयर होल्डिंग थी और आईपीओ के बाद में लगभग 48% के आसपास में शेयर होल्डिंग रह जाने वाली है। सो आई हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड इट समवेयर, या राइट हियर। सो 48% के आसपास में रह जाने वाली है। एंड इसी के साथ में काफ़ी कम जो है जो प्रमोटर लोग हैं उनकी होल्डिंग यहाँ पे जाने वाली है। थोड़ा सा नेगेटिव है यहाँ पे बात कि जो प्रमोटर लोग हैं उनका डायरेक्ट कंट्रोल अब यहाँ से हट जाएगा कंपनी के ऊपर से, राइट। सो बेसिक एक होता है कि 51% से ऊपर शेयर होल्डिंग होती है, 51% के आसपास होती है, तो फिर एक कंपनी के ऊपर पूरा कंट्रोल उन्हीं का रहता है, बट अब हट जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट अगर बात करते हैं कंपनी करती क्या है और ये कंपनी पैसे उठाना क्यों चाह रही है, तो सबसे पहले देख लेते हैं कंपनी करती क्या है। तो ये कंपनी स्पेशलिटी केमिकल्स बनाती है, जैसे एस्टर, एम्फोटेरिक्स, फॉस्फेट एस्टर, ये क्या है, एमिडाजोलाइन, वैक्स इमल्शियंस, एसएमओ। सो ये केमिकल होते हैं कौन से, स्पेशलिटी केमिकल्स। ये वो टाइप के होते हैं जिससे कि कोई ऑलरेडी प्रोडक्ट बना हुआ है, उस प्रोडक्ट के अंदर में एक्स्ट्रा जो केमिकल्स हम लोग मिलाते हैं, जैसे साबुन के अंदर में सुगंध का केमिकल मिला देना, राइट। जैसे सोडे के अंदर कोई और चीज़ मिला देना जिससे कि उसका जो पावर है वो बढ़ जाए। इसी तरीके से अगर हम लोग ऑक्साइड माइनिंग इंडस्ट्री के अंदर में यूज़ करते हैं, कोई बॉम्ब बना रहे हैं तो बॉम्ब के अंदर में कोई एक्स्ट्रा केमिकल बना है जिसकी वजह से जो पावर बढ़ जाए। तो ये जो एक्स्ट्रा केमिकल्स जो हम यूज़ करते हैं किसी भी प्रोडक्ट के अंदर में, किसी भी ड्रग के अंदर में, या फिर किसी फूड के अंदर में, जिससे कि उसका या तो सुगंध बढ़ जाए या फिर उसकी लाइफ बढ़ जाए, तो वो जो एक्स्ट्रा स्पेशलिटी केमिकल्स होते हैं वो उस टाइप के केमिकल्स कंपनी बनाने की कोशिश करती है। यहाँ पे लगभग 40 स्पेशलिटी केमिकल्स आज के दिन बनाती है। यहाँ पे कुछ दो एक एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। जैसे एस्टर होता है, तो ये सुगंध जो होती है केमिकल्स के अंदर में, जैसे कि कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जिनमें सुगंध की जरूरत होती है, जैसे साबुन हो गया, परफ्यूम हो गया, उनके अंदर में तो उनमें ये केमिकल डलता है, राइट। उसी तरीके से एम्फोटेरिक एसिड होता है, एम्फोटेरिक जो सब्सटेंस होता है ये डलता है दूसरे प्रोडक्ट्स के अंदर में। इसका यूसेज जैसे मैंने यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है, यहाँ पे एम्फोटेरिक किस तरीके से यूज़ हो सकता है, जैसे रबर्स के अंदर में, ग्लासेस के अंदर में, सीमेंट के अंदर में, लुब्रिकेंट्स के अंदर में, उनकी थोड़ी सी उसको जैसे ग्लासेस के अंदर में इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस बढ़ाने के लिए काम आता है। सो आई एम नॉट एक्चुअली केमिस्ट्री पर्सन, सो बेसिकली इस टाइप के केमिकल्स जो है कंपनी आज के दिन बनाती है। सो आप अपने हिसाब से इसकी ट्रेनिंग कर सकते, एक बार थोड़ा रीडिंग कर सकते हैं। और साथ में अगर कोई भाई अगर इन चीज़ों को सबको जानता है तो कमेंट बॉक्स के अंदर में कमेंट करके हमारी हेल्प भी कर सकता है इनके बारे में कि ये क्या केमिकल्स करते हैं, इससे हमारी थोड़ा सा नॉलेज ही बढ़ेगा बाय द वे। अब यहाँ पे इसी टाइप के केमिकल्स 40 केमिकल्स ये कंपनी बनाती है और इसके पास में 4800 मेट्रिक टन की आज के दिन कैपेसिटी है। इसी के साथ में इतने दिन सिर्फ 2400 की मेट्रिक कैपेसिटी थी, अभी इन्होंने थोड़ा सा एक प्लांट और बढ़ा लिया एडिशनल, इसके बाद इनकी अच्छी खासी कैपेसिटी बढ़ गई है। 34 फुल टाइम एम्प्लॉइज़ हैं। सो एवरीथिंग इज़ लुकिंग गुड टिल नाउ। नेक्स्ट अगर चलते हैं कंपनी के अभी पैसे उठाना क्यों चाह रही है, तो कंपनी बोल रही है कि तो कैपिटल एक्सपेंडिचर मुझे बिजनेस को बढ़ाना है थोड़ा सा, जिसके लिए मुझे प्लांट एंड मशीनरी जो है वो वहाँ पर उसके लिए पैसों की ज़रूरत है, और उसका सिविल वर्क करवाना है, सो बिल्डिंग खड़ी करनी है, और साथ में इंस्टॉलेशन कॉस्ट जो कि लगने वाली है उसके अंदर में, सो उसके लिए पैसों की ज़रूरत है। सो एक अपने आप को एक्सपेंड करने की कोशिश करिए, फैक्ट्री को बड़ा करने की कोशिश कर रही है, जिसके लिए मशीन्स और थोड़ा बहुत सीमेंट का वगैरह काम करवाना है कंपनी को। उसके बाद में वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स जो कि कंपनी की होती हैं, क्योंकि एक्सपेंड कर रही है अपने आप को, तो वहाँ पे पैसों की और ज़्यादा ज़रूरत रहेगी। वर्किंग कैपिटल जो बिजनेस को थोड़ा बढ़ जाएगा तो पैसों की एक्स्ट्रा ज़रूरत पड़ेगी, तो उसके लिए पैसों की ज़रूरत है। तो बेसिकली कंपनी बिना फालतू में तो आईपीओ लेके नहीं आ रही, कुछ वर्क के लिए ही लेके आने की कोशिश कर रही है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं कंपनी की आज के दिन कमाई किस हिसाब से हो रही है और जीएमपी के हिसाब से चल रहा है। सो कमाई को पहले देखते हैं, तो यहाँ पे कंपनी 2022 के अंदर में 17 करोड़ रुपए कंपनी ने कमाई थे, फिर 41 करोड़ रुपए कंपनी ने कमाए एक ही साल के अंदर में।
कमाई नहीं, मतलब इतना सेल हुआ इतने रुपए का। फिर 48 करोड़ रुपीज़ का सेल हुआ 2023 दिसंबर तक, ये 9 महीने के अंदर अंदर में ही। यहाँ पे कंपनी के जो जिस तरीके से सेल बढ़ रही है उसी तरीके से कंपनी के जो नेट प्रॉफिट्स हैं वो भी अच्छे खासे तरीके से यहाँ पर बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, 4 करोड़ से सीधे 6.75 करोड़, राइट। अब कंपनी कमाई कर रही है और इन्वेस्टर्स और भी ज़्यादा ऐड हुए हैं, जिसकी वजह से कंपनी के जो पैसा आया कंपनी के पास, और कंपनी के पास पैसा आया तो नेटवर्थ बढ़ी है 8 करोड़ से 12 से 26 करोड़ आज के दिन कंपनी की नेटवर्थ हो गई, क्योंकि कंपनी में पैसा ऐड हुआ है विद कमाई एंड विद इन्वेस्टर्स ऑन मनी। यहाँ पे इसी के साथ में कंपनी के जो बोरोइंग्स हैं वो भी इंक्रीज हुई हैं। यहाँ पे 10 करोड़ की बोरोइंग थी, फिर 20 करोड़ की हुई, फिर 22 करोड़ की हो गई है। अब यहाँ पे ये देखना अपने लिए ज़रूरी है कि कंपनी की जब लोन बढ़ता है, कंपनी के ऊपर में बोरोइंग्स बढ़ती है, तो कंपनी के जो प्रॉफिट्स हो रहे हैं वो घट रहे हैं कि कम हो रहे हैं कि बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं बिजनेस भी बढ़ रहा है बोरोइंग के साथ में, और साथ में नेट प्रॉफिट्स भी बढ़ रहे हैं। और इसी के साथ में हमें ये भी देखना पड़ेगा कि कंपनी का माल बिक तो रहा है, बट माल बिक रहा तो पैसा तो आ ही रहा होगा, कैश तो आना चाहिए हिसाब से। बट यहाँ पे ये दिक्कत हमें नज़र आ रही है कि 8 करोड़ 2023 के अंदर में ट्रेड रिसीवेबल्स था और 16 करोड़ हो गया सीधा के सीधा। सो कंपनी का वो तो बढ़ा, बिजनेस तो बढ़ा, बट साथ में ही यहाँ का कंपनी का माल बिका, बट माल बिकने के साथ में पैसा नहीं आ पा रहा है। मतलब कंपनी ज़बरदस्ती सेल करने की कोशिश कर रही है प्रोडक्ट्स को। अब यहाँ पे ज़बरदस्ती सेल करने की कोशिश कर रही है या फिर कुछ और बात है, वो तो कंपनी ही जवाब दे सकती है, कागज़ों में तो पता चल नहीं रहा। अब यहाँ पे 8 करोड़ से सीधा 16 करोड़ जो है ट्रेड रिसीवेबल्स बढ़ गया, जबकि नेट प्रॉफिट्स कंपनी के जो बढ़े हैं वो लगभग कितने रुपए से बढ़े हैं, 6.25 करोड़ रुपए से बढ़े हैं। सो नेट प्रॉफिट से ट्रेड रिसीवेबल्स ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से कंपनी को लोन लेना पड़ रहा है। लोन लेना पड़ रहा है तो कंपनी के फ्यूचर के अंदर में दिक्कत खड़ी हो सकती है, क्योंकि प्रॉफिट्स जो है कागज़ों में है, कैश पैसा हाथ में नहीं आ रहा है। इसी तरीके से अगर हम लोग देखते हैं ट्रेड रिसीवेबल्स यहाँ पर 2 करोड़ 3 करोड़ से 3 करोड़ से 8 करोड़ हो गए, तो यहाँ पर भी नेट प्रॉफिट जो है अगर पिछले साल के देखा जाए तो यहाँ पर इन्होंने 4 करोड़ रुपए की कमाई की है नेट प्रॉफिट्स, और यहाँ पे कैश जो है अगेन फिर से बिचौलियों के पास ही रह गया। बिचौलिए मतलब जिन्होंने खरीदा है माल उनके पास में ही रह गया। सो ट्रेड रिसीवेबल्स एक बहुत बड़ा इशू यहाँ पर बन सकता है फ्यूचर के लिए। सो माल बिक रहा है, पैसा नहीं आ रहा, जिसकी वजह से कंपनी को पैसा उठा करके और लोन पर पैसा लेकर के बिजनेस करना पड़ रहा है। सो दैट्स माइट बी ए बिग इशू फॉर द कंपनी इन द फ्यूचर। सो इसको थोड़ा सा कंपनी को देखना पड़ेगा। 2024 का जो रिजल्ट आएगा डेटा, उसके अंदर अगर इसमें कुछ सुधार नजर आता है तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी कंपनी को उठाया जा सकता है। अब नेक्स्ट कंपनी बोल रही है कि कंपनी के जो कस्टमर्स हैं, राइट, कंपनी के जो कस्टमर्स हैं उनके पास में टॉप 5 कस्टमर से 78% का रेवेन्यू आता है। तो अगर टॉप 5 में से अगर कोई भी बंदा अगर हटता है या फिर कोई भी उनसे माल नहीं खरीदता है तो यहाँ पर कंपनी का बिजनेस हैम्पर हो सकता है। सो आई थिंक इनका ओवर डिपेंडेंट होना कि लिस्ट नंबर ऑफ कस्टमर्स के ऊपर में ये दिखाता है कि जो कस्टमर है वो ज़्यादा भाव खाएंगे तो फिर वो अपने हिसाब से पेमेंट कर रहे हैं, जिसकी वजह से कंपनी का ये जो पैसा है वो रिकवर नहीं हो पा रहा है। नेक्स्ट अगर देखते हैं कंपनी की जो आज के दिन जितनी जो हेड ऑफिस है या फिर इनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, ये इनकी तो खुद की नहीं है, कंपनी की खुद की नहीं है, ये किराए पे ले रखी है। तो अगर किराए की अगर कुछ भी दिक्कत होती है तो फिर कंपनी को मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी वहाँ से हटानी भी पड़ सकती है, राइट। सो इनका खुद का कुछ भी रियल एस्टेट के अंदर में आज के दिन कंपनी का कुछ भी नहीं है, सिर्फ मशीनरी वगैरह वो सब कुछ कंपनी की है, राइट। रियल लैंड एंड बिल्डिंग एंड ऑल दैट इज़ नॉट ओन्ड बाय द कंपनी, राइट। अब बेसिकली यही सब है। तो सब कंपनी का सिर्फ बिजनेस है यहाँ पर और कुछ नहीं। और बिजनेस के अंदर में भी हमें थोड़ी दिक्कत ये नज़र आ रही है, कंपनी माल बेच पा रही है बट प्रॉफिट भी कर पा रही है, बट पैसा ठीक होने, जिसकी वजह से लोन बढ़ रहा है। तो अगेन कंपनी का बिजनेस तो बढ़ रहा है, क्योंकि लोन ले रहे हैं तो बिजनेस तो बढ़ाने के लिए ले रहे हैं, बट अगेन पैसा फिर से रिकवर नहीं हो रहा, तो फिर और उस बिजनेस को कंटिन्यू रखने के लिए और लोन लेना पड़ रहा है। सो ये एक साइकिल कहीं ना कहीं जाके अगर ये बबल जो है फूटता है तो फिर कंपनी को बड़ा नुकसान होने का खतरा रह सकता है। सो ये एक फ्यूचर के लिए इशू है। अगर ये सुधरता है तो फिर कंपनी बहुत अच्छी मालूम हो सकती है, क्योंकि कंपनी की जो सेल है वो अच्छी खासे तरीके से बढ़ रही है। सो यही एक इशू है और मेनली इसको थोड़ा सा कंपेरिजन बेसिस के ऊपर हम लोग देख लेते हैं एक बार, और उससे पहले एक बार जीएमपी देख लेते हैं। सो जीएमपी प्राइस को अगर देखते हैं यहाँ पर, सो यहाँ पे 151% का जीएमपी चल रहा है। दैट्स वेरी 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 ग्रेट, राइट। अब यहाँ पे थोड़ा सा कंपेरिजन बेसिस पे देखते हैं कि जीएमपी इतना हाई क्यों चल रहा है, क्योंकि रेवेन्यू तो बहुत अच्छे तरीके से बढ़ रहा है इसका, ठीक है, जिसकी वजह से, और नेट प्रॉफिट्स हैं वो भी बहुत अच्छे से तरीके से बढ़ रहे हैं। अब हमने डिस्कस कर लिया प्रॉब्लम कहाँ पे, कैश आने में दिक्कत है। अब यहाँ पे कंपैरिजन एक बार करके देख लेते हैं। तो कंपैरिजन के लिए हमें पी और पीबी रेशियो निकालना पड़ेगा। उसके लिए नेट प्रॉफिट्स जो हैं एट प्रेजेंट डेटा के हिसाब से यहाँ पे नेट प्रॉफिट्स हैं 7.25 करोड़ रुपए, और इसी को अगर हम थोड़ा सा
पूरे साल का अगर देखते हैं TTM बेसिस के ऊपर, ताकि हम नेट प्रॉफिट्स निकाल पाएँ, तो यहाँ पे ये लगभग हो जाएगा 8 करोड़ 9 करोड़ के आसपास में, राइट। तो 9 करोड़ के हिसाब से हम लोग देखेंगे, और यहाँ पे वैल्यू लगाइए 161 करोड़ की कंपनी ने अपनी खुद की, डिवाइडेड बाय 9 करोड़, और यहाँ पे 17 का पी रेशियो निकल के आया, जिसको अगर हम कंपेयर करके देखते हैं तो इनके मुकाबले डबल अच्छी कमाई कर रही है। जैसे फिनोटेक्स केमिकल्स 34 का पी है, इसका 29 का है, और अपनी जो बहन आई है अभी लिस्ट होने के लिए, वो उसका 18 का पी है। तो यहाँ पर ये दिक्कत है कि, सॉरी बहन मुंह से निकल गया भाई, कोई बुरा मत मान जाना यार, फ्लो में निकल जाता है, क्योंकि हम सिंगल टेक में वीडियो बनाते हैं, एडिटिंग हम करते नहीं है। सो यहाँ पर ये जो दिक्कत यहाँ पर आ रही है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत अपने को फिलहाल के लिए तो दिख नहीं रही है। पी रेशियो के हिसाब से बहुत अच्छा कमा रही है कंपनी, गजब कमा रही है, लगभग यहाँ से डबल होनी चाहिए कायदे से। तो पी की अगर मार्केट उसको वैल्यू देता है ऑलरेडी लिस्टेड कंपनियों के मुकाबले, तो यहाँ से डबल के आसपास ले जाना चाहिए। और जो ये कंपनियाँ ऑलरेडी अप ट्रेंड के अंदर में चल रही हैं, तो और ऊपर की साइड में भी जा सकता है इन द फ्यूचर। ये कंपनी थोड़ी सी स्टेबल चल रही है पिछले 1 साल से। सो लेट्स सी कि मार्केट किस हिसाब से वैल्यू देता है। अगर इनके आसपास देगा तो डबल के आसपास में देनी चाहिए। पीबी रेशियो के हिसाब से एक बार कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ पे आज के दिन नेटवर्थ है 626 की, और कंपनी पैसा उठा रही है 42। सो ये लगभग हो गया 66 के आसपास में पैसा, और 161 डिवाइडेड बाई 66, तो यहाँ पे 2.4 का पीबी रेशियो निकल के आता है, जिसको अगर हम कंपेयर करके देखते हैं तो इसका 7 का पीबी रेशियो है, और इसका 9.85 का है। सो पीबी रेशियो के हिसाब से कंपनी का जो स्टॉक है वो लगभग यहाँ से 2-3 गुना के आसपास में हो सकता है। सो कमाई बेटर कर रही है, वैल्यू कम लगाई है कंपनी ने। सो एवरीथिंग इज लुकिंग गुड ऑन द पेपर। जो इश्यू जो कंपनी के अंदर में है वो हमने डिस्कस कर लिया, जो मुझे नज़र आया। बाकी अपने हिसाब से रिसर्च कर सकते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। अब IPO के अंदर अप्लाई करना, तो मैं तो कहता हूँ 50% से ऊपर अगर IPO की लिस्टिंग गेंस अगर वो GMP प्राइस रहती है, तो फिर आई वुड डेफिनेटली अप्लाई। और यहाँ पे 151% चल रहा है अभी के लिए। तो लिस्टिंग के एंड डे के जो होता है ना अप्लाई करने का IPO को, एंड डे तक अगर यही मेंटेन रहता है, सो वी कैन डेफिनेटली आई कैन टेल अबाउट माई सेल्फ कि आई विल डेफिनेटली अप्लाई इनटू दिस, और किस्मत को आजमाएंगे। फ्यूचर के हिसाब से अगर देखें तो हम नए रिजल्ट का इंतज़ार करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड कल फिर मिलते हैं नए इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में। सी यू टुमारो।